फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद होगा सब मस्त होंगे, मजे में होंगे और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली वीडियो में सिविल सोसाइटी के बारे में बात की है, फिर सिविल सोसाइटी के बाद फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात किया है। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में एनजीओ के बारे में बात करेंगे और आज की जो चर्चा का विषय है, आज हम एनजीओ पर बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी की वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने सभी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ा था, तो आज हम एनजीओ के विषय में भी चीजों को इसी प्रकार से कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे और अपनी एक अच्छी सी समझ बनाएंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग एनजीओ से। किससे? एनजीओ, इसकी फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हम गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन। तो ये क्या होते हैं? तो ये एक सिविल सोसाइटी है। ये क्या है? सिविल समाज है। सिविल समाज है। क्लियर कोई बात? सिविल सोसाइटी क्या होती है मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, इसके विषय में हमने कंप्लीटली बातें की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे टाइप करना लक्स विजन सिविल सोसाइटी, तो फर्स्ट वीडियो आ जाएगा, वहां पर इसके विषय में जरूर पढ़ना आप सिविल सोसाइटी क्या होता है। लेकिन संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ सिविल सोसाइटी क्या है। परिवार एवं सरकार से अलग संस्था या समूह जो उदारवादी तरीके से समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसे हम सिविल समाज कहते हैं। अब ये एनजीओ बनता कैसे? कोई भी स्वैच्छिक संगठन किसी भी कानून में क्या हो? पंजीकृत हो। किसी भी कानून में पंजीकृत हो और वो 3 वर्षों से कार्य कर रहा हो। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से। उसके उपरांत इसको ये सिविल एनजीओ बनने के लिए एलिजिबल होता है। स्वैच्छिक संगठन के विषय में भी मैं बता चुका हूँ। और पंजीकृत हम कोई सी भी कानून में पंजीकृत हो सकते हैं। उसमें आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हो सकता है, इंडियन ट्रस्ट भी हो सकता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी, कोई से भी कानून में आप पंजीकृत हो और 3 वर्षों से समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो तो आप एनजीओ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो एनजीओ क्या है अभी हमें से पता लग गया। एनजीओ का सीधा सा मतलब है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि गैर सरकारी संगठन। एक ऐसा संगठन जिसका जिसका निर्माण सरकार द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु ये सरकारी उद्देश्यों को कंप्लीट पूर्ति करता हो, सरकारी उद्देश्यों को कंप्लीट करता हो, उसे हम कहते हैं एनजीओ। क्लियर हुई बात? तो हमने एनजीओ के बारे में समझा ये क्या है। तो एक सिविल सोसाइटी होती है। एनजीओ के बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत होएगा 3 वर्षों के उपरांत वो एनजीओ बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और फिर एनजीओ हमने बात की कि ये क्या होता है जिसका गठन सरकार द्वारा न हो परंतु ये सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसे हम एनजीओ कहते हैं। अब हम इसके उद्देश्यों पे बात करते हैं कि ये किस उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है एनजीओ, और इसके हम वर्गीकरण पर भी बात करेंगे। अब हम इसके इस पर बात करेंगे उद्देश्य एवं वर्गीकरण। इसके उद्देश्य क्या है एवं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जैसे कि पहले हम बात करते हैं आई मीन ये किस किस उद्देश्यों के लिए इनका गठन किया जाता है, उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। जैसे कि पर्यावरण प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ एनजीओ आते हैं। पर्यावरण संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध। जैसे इसमें आप कुछ एनजीओ आते हैं, जैसे आपका ग्रीन पीस हो गया, जो कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्य करता है। दसोली ग्राम सभा हो गया, दसोली ग्राम सभा, वर्ल्ड वाइड फोरम, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर हुई बात। ये जो एनजीओ है ये एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हमारी सरकार कुछ इस प्रकार की योजना लाती है जो कि पर्यावरण के प्रति क्षति पहुंचाती है, तो इस जो पर्यावरण में जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्टिव एनजीओ होते हैं वे प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि ग्रीन पीस, ये विश्व में जो हो रहे ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कार्य करती है। दसोली ग्राम सभा, आपने शायद उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, पेड़ों को कटने ना दो, इस प्रकार का जो आंदोलन चला था, दसोली ग्राम सभा नामक एनजीओ ने वहां के लोगों को प्रोमोट किया और उनको कहा कि आप अपने पेड़ों को बचाने के लिए वृक्षों वृक्षों पर क्या हो जो चिपक जो, जिसे हम चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, वो किसकी दिन थी? दसोली ग्राम सभा की थी। वर्ल्ड वाइड फोरम हो गया आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस प्रकार के जो एनजीओ होते हैं ये एनवायरमेंट के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। फर्स्ट इसका हमने क्लासिफिकेशन देखा पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के प्रति। दूसरा हम देखते हैं मानवाधिकार, मानवाधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध। इसमें आते हैं आपके एशियाबाद, शायद आपने सुना हो एशियाबाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो एनजीओ होते हैं ये ह्यूमन राइट्स के लिए बात करते हैं, मानवाधिकार। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेट होता है तो इस प्रकार के एनजीओ एक्टिव हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और हम और भी दो क्लासिफिकेशन हमने किए, कुछ एनजीओ होते हैं जो पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध हो और कुछ होते हैं जो मानवाधिकार संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो। अगर हम थर्ड के थर्ड नंबर में कुछ एनजीओ होते हैं जो सामाजिक कार्य के लिए प्रतिबद्ध हो, सामाजिक कार्य के लिए, जैसे आपका सेव द चिल्ड्रन, सेव द चिल्ड्रन नामक जो एनजीओ होता है बाल श्रम को रोकता है। किसको रोकता है? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबिंग को रोकता है, चाइल्ड लेबर को रोकने का कार्य करता है। क्लियर हुई बात। आपने शायद देखा होगा सेवा नामक एनजीओ, सेवा नामक जो एनजीओ होता है महिला प्रोटेक्शन के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कार्य करता है। महिलाओं की क्या हो? सुरक्षा हो। और सेवा नामक एनजीओ से ही विशाखा गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइन जो आपने पढ़ी होगी शायद। क्लियर हुई बात। फीमेल प्रोटेक्शन के लिए। और भी होता है दलित पैंथर्स, जो दलितों के लिए कार्य करता है। एक और होता है दलित पैंथर्स, दलित पैंथर्स जो दलित वर्ग होते हैं उनके अधिकारों की बात करता है, दलित वर्गों के अधिकारों की। इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने इसके कुछ क्लासिफिकेशन, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े। एनजीओ, कुछ एनजीओ होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हो, जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं। उसमें हमने ग्रीन पीस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्य करते हैं, दशोली ग्राम सभा चिपको आंदोलन के लिए प्रमोट किया था, वर्ल्ड वाइड फोरम जो कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कार्य करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। दूसरा हमने इस पे क्लासिफिकेशन में बात की जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्ध हो, जैसे एशियाबाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया आपका,
और तीसरी हमने बात की जो सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करते हो, जैसे सेव द चिल्ड्रन नामक एनजीओ बाल श्रम को रोकने का कार्य करती है, और सेवा नामक एनजीओ फीमेल प्रोटेक्शन के लिए कार्य करती है, और दलित पैंथर्स दलित वर्गों के लिए कार्य करती है। इतनी सी बात क्लियर हुई। और दो तीन क्लासिफिकेशन और उस पर चर्चा करते हैं हम। तदुपरांत इसके हम नेचर को समझेंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं। फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं कुछ राजनीतिक विकास के लिए भी होते हैं, राजनीतिक विकास हेतु, जैसे आपका पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, लिबर्टीज बोलते हैं। क्लियर के बाद ये जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज है, ये किसके लिए कार्य करती है? राजनीतिक विकास के लिए। जो हम आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पढ़ चुके हैं हम डिटेल से, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। लिखना यूट्यूब पे लक्स विजन आरटीआई, तो वीडियो आएगा वहां पर देखना। जो आरटीआई एक्ट आया है, सूचना का अधिकार, वो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की ही देन है। इसी की वजह से आरटीआई आया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली और पेटिशन डालने से आरटीआई एक्ट 2005 को लाया गया था, जो राजनीतिक विकास के लिए कार्य करते हैं। और इंडियन अगेंस्ट करप्शन, इंडियन अगेंस्ट करप्शन ये भी एक तरह का क्या है? एनजीओ है। और इसी की देन है लोकपाल, जो ओम्बड्समैन, जिसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। लोकपाल भी इंडियन अगेंस्ट करप्शन की देन है। तो जैसा कि हमने देखा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं ये, सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्लियर हुई बात? ये तो थी इनके कार्य, क्लासिक वर्गीकरण पर बात। अब हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। इनके कार्य करने की प्रकृति क्या है? एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सरकारी विद्यालय से हो तो आपने देखा होगा एनजीओ वाले आते हैं और कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, ठीक है? वे एनजीओ वाले ही, वे सिविल सोसाइटी ही होती है। अब हम बात करते हैं कि एनजीओ किस प्रकार से कार्य करते हैं। एनजीओ किस प्रकार से कार्य करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, पहला एस्पेक्ट किया है इसका कि एनजीओ वाले, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले प्रभावित क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम का संचालन करते हैं। मतलब अगर कुछ कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर लोगों का विकास नहीं हो रहा है, तो ये जहाँ प्रभावित क्षेत्र में जाकर लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं और सरकार द्वारा चलाई गई उद्देश्य योजनाओं को लोगों तक उनकी पहुंच कराते हैं। क्लियर हुई बात? तो फर्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा? प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं। प्रभावित क्षेत्र, कौन से प्रभावित? कोई भी क्षेत्र किसी भी चीजों से प्रभावित हो सकता है। कोई गरीबी से, भूखमरी से इत्यादि। गरीबी और भूखमरी से प्रभावित क्षेत्रों में ये जाते हैं और सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। सरकारी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। पहली बात तो ये है। क्लियर हुई बात? और दूसरी बात क्या है कि जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
ये जन आंदोलन करते हैं। जन आंदोलन लोगों के द्वारा आंदोलन करते हैं। अगर सरकार कुछ इस प्रकार का कार्य कर रही है जो कि नागरिकों के हित में नहीं हो और उस कार्य करने से नागरिकों के जीवन को नुकसान पहुंचे, तो ये लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को उस योजना से अवगत कराते हैं और फिर लोगों के साथ वे आंदोलन करने बैठ जाते हैं। जन आंदोलन से भी जन आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? जन आंदोलन। तीसरी बात ये क्या है? ये पर्यावरण को बचाने के लिए विकासात्मक विकासात्मक परियोजनाओं को भी बाधित करती है। परियोजनाओं को, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा तमिलनाडु में कुडनकुलम, तमिलनाडु में कुडनकुलम योजनाओं को इन्होंने बैन करा दिया था एनजीओ वालों ने। क्लियर हुई बात? और तो और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल, कोई विशेष राजनीतिक दल आई मीन कई वोटर्स को कई वोटर्स को इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे कि अगर आप इस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो तो हम आपको इतनी वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी इम्पैक्ट करते हैं, मतों के लेकर, वोटिंग को लेकर, वोट्स को। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि अगर आप ये कार्य कर दोगे तो आप हम आपको इतनी वोट देंगे। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रभावित करते हैं। क्लियर हुई बात? और तो और ये धरना भी करते बैठ जाते हैं। धरना मतलब अगर सरकार कुछ इस प्रकार का कार्य कर रही है जो कि नागरिकों के हित में नहीं है, तो ये लोग धरना भी करने बैठ जाते हैं। कहीं पर भूख हड़ताल भी करने लग जाते हैं, लोगों को इकट्ठा भी करते हैं। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। और ग्रामीण इलाकों में जाकर जो पंचायत स्तर के अधिकारी होते हैं, पंचायत स्तर के अधिकारियों को की योजनाओं का मूल्यांकन करती हैं, उन्होंने किस प्रकार की योजना बनाई और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाती है। पंचायती स्तर के लोगों को ये एजुकेटेड भी करती है, प्रशिक्षित भी करती है। ये इनका कार्य करने का तरीका। अगर आप सरकारी स्कूल से हुए तो आपने देखा होगा कि एनजीओ वाले आते हैं और कुछ शिक्षा बुक्स वगैरह हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, या गरीब वर्गों को, एससी वालों को पैसे भी देकर जाते हैं, वे ही एनजीओ वाले होते हैं। क्लियर है बात? और ये जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए? जन कल्याण, जन कल्याण के कार्य। इनके कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि जो सरकार है वो जवाबदेही हो। जवाबदेही का मतलब अगर सरकार लोगों को जवाब दे, ठीक है, जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी आए, भ्रष्टाचार में कमी आए। इतनी सी बात के लिए ये इनके कार्य करने का तरीका है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जितने भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पर जाकर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। कुछ भी प्रभावित क्षेत्र से, कोई गरीबी से, कोई भुखमरी से है, उनको सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं और ये जन आंदोलन करते हैं। अगर सरकार कुछ इस प्रकार का कार्य करती है जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो लोगों को इकट्ठा कर मूवमेंट भी स्टार्ट करती है और परियोजनाओं को, विकासात्मक परियोजनाओं का खंडन भी करती है और पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स को भी, और वोटर पॉलिटिकल पार्टीज पर भी इम्पैक्ट डालती है ये। और ये धरना करके बैठ जाते हैं। अगर इनके हित में कार्य नहीं हुआ है तो ग्रामीण स्तर के लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं और ये जन कल्याण में कार्य करते हैं। सरकार के प्रति जो सरकार को जवाबदेही बनाने का कार्य करते हैं। ये इनकी कार्य करने की प्रकृति है। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे कि एनजीओ क्यों, आई मीन एनजीओ के प्रति लोगों का इतना विश्वास क्यों है, क्यों एनजीओ की हमें आवश्यकता पड़ी है। अब हम इसके क्यों पर बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। लोगों का एनजीओ के प्रति विश्वास क्यों, के प्रति विश्वास क्यों? देखिए क्यों लोग एनजीओ को इतना मानते हैं। देखिए एक होता है प्रशासन और एक होता है एनजीओ। क्लियर हुई बात?
हमारे ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाकर देखोगे तो किसी पुलिस वाले को देखकर जो गांव के लोग होते हैं बहुत सारे डर जाते हैं, भयमुक्त हो जाते हैं किसी प्रशासन को देखकर। क्लियर हुई बात? लोगों के मन में आज भी प्रशासन को लेकर क्या है? भय है, डर है। और जो जितने भी प्रशासन होता है, पुलिस वाले होते हैं, ये सही से संवाद नहीं कर पाते हैं, लोगों से अच्छे से बात ही नहीं कर पाते हैं। क्लियर हुई बात? और जो भी कोई लो लेवल का जो ऑफिसर होता है ना, वो अपने जॉब का, अपने पावर का बहुत घमंड दिखाता है। जैसे कोई कांस्टेबल हो गया ना, ये लोग जितने भी लो लेवल के ऑफिसर रहेंगे ना, वे उतना ही अपने आप को अपना अपनी पावर दिखाते हैं, इतना कुछ होता है नहीं। लेकिन जो हाई रैंक ऑफिसर होता है वो उतना ही विनम्र होता है। प्रशासन सही से संवाद नहीं करता, उनको भय लगता है। मन ये भय से इन्होंने लोगों के मन में भय बना के रखा है। क्लियर हुई बात? और वहीं अगर हम एनजीओ की बात करते हैं तो ये जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए। और ये ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के साथ अच्छे से क्या करते हैं? संवाद करते हैं। और ये सरकारी योजनाओं को, जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं ला रही है, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है। इतनी बात क्लियर हुई है? क्योंकि प्रशासन ये काम नहीं कर सकता। कोई भी प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों से सही से संवाद भी नहीं करता है। आप ही बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई आईएएस ऑफिसर बिहार का है और उसको कहीं तमिलनाडु काडर में भेज दिया जाए, क्या वो वहां के लोगों से सही प्रकार से उनसे संवाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को नहीं अच्छी प्रकार से जानता, वहाँ के लोगों से घुला मिला नहीं है, वहाँ के लोगों की मूल समस्याओं को उसको पता नहीं है, तो वो किस प्रकार से उन लोगों की समस्या का समाधान करेगा? ये तो निचले स्तर पर एनजीओ वाले लोग ही कर सकते हैं, जो कि ग्रामीण स्तर के लोगों से अच्छे से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, फिर उनके समाधान के लिए कार्य करेंगे। ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्रशासन विफल हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात तो है कि इनमें भ्रष्टाचार भी होता है। क्या होता है? भ्रष्टाचार, करप्शन। इसीलिए प्रशासन जो होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य अति नहीं कर पाता है। वहां आते एनजीओ जो कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं। सरकारी योजनाओं को लोगों सरकारी योजनाओं की लोगों तक इनकी पहुंच पहुंचाते हैं। ये बात क्लियर होगी? और ये मुफ्त में, आपने शायद सुना होगा, मुफ्त में शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। एजुकेशन और हेल्थ से मानव विकास का निर्माण होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज का भी निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर होगी? और ये गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त में चावल, कपड़ा इत्यादि भी उपलब्ध कराते हैं। और ये लोगों को उनके अधिकार भी दिलाते हैं। ग्रामीण स्तर के गांवों में जाकर लोगों को उनके राइट्स दिलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या राइट दिए है, आपके स्टैट्यूटरी राइट्स क्या है, आप किस प्रकार से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट से अवगत कराते हैं ताकि लोग जागरूक हो और सरकार से क्वेश्चन पूछ सके और सरकार उनके प्रति जवाबदेही हो सके। इस ग्राउंड लेवल पर जाकर ये कार्य करते हैं। आप बताओ, क्या ये कोई प्रशासन कर पाएगा? ये क्या प्रशासन तो लोगों को उनके राइट्स भी नहीं बताने देता। अगर कोई व्यक्ति अपने राइट्स का उपयोग भी करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रकार का घमंड आ जाता है कि हाँ ये मुझसे ज्यादा चीजें जानता है, तो उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। कई बार तो बहुत ही बुरी तरह से बातें करते हैं। दोस्तों इन समस्या को दूर करने के लिए एनजीओ आते हैं जो कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और मुफ्त में एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज होगा, और लोगों को उसके अधिकारों को
याद दिलाते हैं कि आपको संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं, आपको कानूनी अधिकार क्या क्या है, जिससे लोग जागरूक होंगे। और लोग जागरूक होंगे तो ऑब्वियस है कि भ्रष्टाचार में क्या आएगी, कमी आएगी। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसीलिए हमें एनजीओ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ग्राम गांव में तो इतनी जागरूकता है नहीं है, तो उन जागरूकता को दिलाने के लिए एनजीओ भूमिका संपादन करता है। क्लियर की बात। अब हम पढ़ लेते हैं कि एनजीओ का रोल किस किस चीजों में है। हम डिटेल से पढ़ने वाले या वेट, जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप पर बात की थी, मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चीजें तो सारी समझेंगे ना, तो सारी चीजों में हमने बात करनी है और एनजीओ को लेकर एक अच्छी समझ बनानी है, जिससे हम कहीं पर डिबेट भी कर सके अच्छे से एनजीओ क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसकी क्या क्या भूमिका है। एनजीओ की भूमिका, रोल ऑफ एनजीओ। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने में एनजीओ की क्या भूमिका है। किस प्रकार से ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सपोज करो माय डियर फ्रेंड, ये क्या है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के विषय में भी मैं बातें कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये क्या देते हैं, फंड देते हैं, यानी वित्त उपलब्ध कराते हैं। कौन, एनजीओ वाले। फिर उससे क्या होएगा, सब रोजगार का विकास होएगा। किसका विकास होएगा, सब रोजगार, लोगों का अपना खुद का रोजगार होएगा। इससे क्या होगी, गरीबी में कमी आएगी। क्या होएगी, पॉवर्टी में कमी आएगी। क्लियर की बात। और एनजीओ वाले क्या करेंगे, ये ह्यूमन राइट्स जैसे कि अनुच्छेद 20 और 21 का जो प्रसार है वो एनजीओ की तो देन है। अगर आर्टिकल 20 और 21 का एक्सपेंडेशन होएगा, जैसा कि हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल और एशिया बास नामक एनजीओ ने भूमिका निभाई है, इससे लोगों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित होएगा या नहीं होएगा। अगर आर्टिकल 21 का विस्तार 19 है, सॉरी 19 और 21 का अगर विस्तार हुआ, इससे गरिमामय जीवन सुनिश्चित होएगा। क्लियर हुई बात। और एनजीओ वाले क्या करेंगे, पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण करेंगे, लोगों को नई नई चीजों से अवगत कराएंगे। जब पंचायत स्तर पर, जब ग्राउंड लेवल पर लोगों को नई नई चीजों से अवगत कराया जाएगा तो क्या होएगा, क्या होएगा माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को अधिकार पता लगेंगे, अपने राइट्स। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सभी चीजें हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी या नहीं करेगी, ऑब्वियस है करेगी। अगर अगर हम बात करें कि गवर्नेंस पर भी बल देता है, गवर्नेंस जैसे कि आरटीआई, ओम्बड्समैन की हम आरटीआई के बारे में पढ़ लिया हमने, ओम्बड्समैन के विषय में अभी तक चर्चा नहीं किया। ओम्बड्समैन को बढ़ावा देगी तो इससे भी हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, मजबूत होएगी या नहीं होएगी, होएगी। और तो और लोगों को पर्यावरण, और तो और एनजीओ पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध बनाएगी, लोगों को एनवायरनमेंट को बचाएगी। अगर एनवायरनमेंट बचेगा तो हमें कैसा अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को क्या करेगा, मजबूत करेगा। अच्छा जीवन, गरिमामय जीवन। तो इस प्रकार से जो एनजीओ होता है डेमोक्रेसी को भी मजबूत करने में अपनी भूमिका संपादन करता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो चुनावी बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड, इंडिया अगेंस्ट नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि जो एन चुनावी बॉन्ड है वो इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको
उस एनजीओ की बात मानते हुए चुनावी बॉन्ड को क्या कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव है। तो ऑब्वियस है कि जो एनजीओ होते हैं वो चुनाव में पारदर्शिता लाने का भी कार्य किया इन्होंने, चुनाव में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये भी जो सारी चीजें होएगी कहीं ना कहीं मिलकर डेमोक्रेसी को मजबूत कर रही है। क्लियर हुई बात? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एनजीओ होते हैं वो लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करते हैं। एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्त उपलब्ध कराएंगे जिससे स्वरोजगार का निर्माण होगा, लोगों की गरीबी में कमी आएगी। और आर्टिकल, जैसे कि हमने बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, आर्टिकल 1921 का अत्यधिक विस्तार होगा तो लोगों का गरिमामय जीवन सुनिश्चित होगा। और एक लोकतांत्रिक देश में लोगों का गरिमामय जीवन ही इम्पोर्टेंट होता है। ये पंचायत स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण करेंगे, उनके अधिकारों से उनको अवगत कराएंगे, सरकारी योजनाओं के विषय में बताएंगे, लोगों को सब चीजों का पता होएगा तो सरकार के प्रति क्यों होगी, वे जो सरकार से भी क्वेश्चन आस्क करेंगे, सरकार उनके प्रति जवाबदेही होगी, तो उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत होएगा। और इनकी वजह से आरटीआई एक्ट, ओम्बड्समैन इत्यादि जो लीगल राइट्स मिले हैं वो सब के सब एनजीओ की देन है। अगर हम बात करते हैं इन्होंने चुनाव में पारदर्शिता लाने, चुनाव में पारदर्शिता लाई चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये सभी की सभी डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है एनजीओ की हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को किस प्रकार से प्रमोट करता है। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा होगी ये हमारे देश में। देखो ये हम चीजों को कनेक्ट करके बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पढ़ाई का असली मतलब है कि सभी चीजें आपस में लिंक हो। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार से ये प्रमोट करते हैं, ध्यान से देखो। एनजीओ होएगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या वित्त उपलब्ध कराएगा जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्या होएगा, फॉर्मेशन होएगा। इससे लोगों की क्या होगी, पॉवर्टी में क्या आएगी, गरीबी में क्या आएगी, कमी आएगी या नहीं आएगी, आएगी। अगर पॉवर्टी में कमी आएगी तो ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए संगठित अपराध में लिप्त हो जाते हैं क्योंकि वे गरीब है, सरकार उनको जॉब नहीं दे रही है, सरकार उनको खाने का नहीं दे रही है, इसलिए सोचते हैं कि अपराध करने लगे। परंतु जब पॉवर्टी कम होगी तो कुछ बहुत हद तक देखा जाएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी कम होएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। जब लोगों की इनकम अच्छी, आई मीन जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मेशन होएगा, लोगों की जब इनकम अच्छी होएगी, क्या अच्छी होएगी, इनकम। तो जब इनकम ज्यादा अच्छी होएगी तो लोग क्या करेंगे, अपना हेल्थ पर और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करेंगे। जब हेल्थ और एजुकेशन पर ज्यादा खर्च होएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज का निर्माण होएगा या नहीं होएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मानव विकास संसाधनों से कहते हैं जब किसी मानव में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन स्तर देकर उसकी दक्षता को निर्माण कर दिया जाता है, उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। और जो एनजीओ वाले होते हैं, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्रामीण स्तर पर जाकर, ग्राउंड लेवल मतलब निचले लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को नेक्सलिज्म, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, इनके अगेंस्ट जागरूक करती है कि किस प्रकार से भारत में ये पनप रहे हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए, किस प्रकार से नहीं किया जाए, लोगों को अवगत कराती है। तो इससे, इनसे भी हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटीज का चैलेंजेस कम होता है। ऑब्वियस है कि ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी हमारी भूमिका संपादन करती है। सेकंड हमने पढ़ा इंटरनल सिक्योरिटी, क्लियर हुई बात। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा से किसे कहते हैं, जब हमारे देश में सही से लोग कानून का पालन करें, ठीक है, और हमारे देश में शांति हो, अशांति ना हो।
हम बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट, एनवायरनमेंट में क्या भूमिका निभाते हैं पर्यावरण के लिए, पर्यावरण में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। तो चलो करते हैं माय फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा होगा चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको जो मूवमेंट चला था, चिपको आंदोलन, जो वो ग्रीन उसकी देन है। दसौली ग्राम सभा एक एनजीओ है, उस दसौली ग्राम सभा ने लोगों को पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया और उन लोगों ने पेड़ों पर भी चिपकने लगे। तो वो सब किसकी देन है, दसौली ग्राम सभा, दसौली ग्राम सभा। क्लियर है बात। ये पर्यावरण के लिए क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट को बचा, मतलब कि वृक्षारोपण के साथ साथ, वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनको पेड़ों को कटने से भी बचाते हैं। ये पेड़ों को कटने से भी बचाते हैं, कटने से भी बचाते हैं। अगर क्लियर हुई बात। दूसरी बात अगर हम करें, अगर सरकार कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट ले आती है जो कि पर्यावरण के प्रतिकूल हो, पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ये लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक एक प्रोजेक्ट है, उसका बड़े पैमाने पर क्या किया गया था, विरोध किया गया था। अगर सरकार कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाती है जो एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को चुनौती देता है, एनवायरमेंट को क्या दे, चुनौती दे, एनवायरमेंट को चैलेंज दे, तो ये उसके लिए क्या करते हैं, आंदोलन भी करने लगते हैं। कितनी सी बात क्लियर होगी। थर्ड मैं बात करता हूं, अगर वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट को बचाने के लिए किसी प्रकार का समिट होता है या किसी प्रकार के प्रोटोकॉल पर साइन किया जाता है, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, ये फोर्स करते हैं ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पर भी। जैसा कि आपने पता होगा पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट पर जो सरकार ने हस्ताक्षर की है, वो एनजीओ की ही देन है, एनजीओ की वजह से की है। क्लियर हुई बात। और तो और ये जो एनजीओ वाले होते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल का मतलब समझ रहे हो ना, ग्रामीण स्तर पर जाकर, मतलब कि सभी लोगों तक, ग्राउंड लेवल पर जाकर एनवायरनमेंट के प्रति लोगों को जागरूक बनाती है, पर्यावरण को से लेकर। ये एनवायरनमेंट में भूमिका संपादन करती है, रोल ऑफ एनजीओ। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि पंचायत स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी भूमिका संपादन करते हैं। पंचायत, पंचायत स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर पर भी, जैसे कि ये ग्राउंड लेवल पर जाकर जितने भी पंचायत स्तर के ऑफिसर रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, उनको प्रशिक्षण करती है, उनको नई नई चीजों से अवगत कराती है। ठीक है, जितने भी पंचायत स्तर के अधिकारी हैं, इनका क्या करते हैं, प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं का इनका लाभ बताती है। क्लियर हुई बात। और तो और पंचायत स्तर, पंचायतों द्वारा चलाई गई जितनी भी योजनाएं होती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, कितना सही है कितना गलत है। क्लियर हुई बात। पंचायत स्तर पर भी ये कार्य करते हैं और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक बनाते हैं, लोगों को जागरूक, अवेयरनेस फैलाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है। और सरकार को, सरकार आई मीन जो ये एनजीओ वाले होते हैं, ये मीडिया के साथ मिलकर सरकार को, सरकार का ध्यान पंचायतों की तरफ भी आकर्षित करते हैं। ये हिंदी बात क्लियर होगी। इसीलिए पंचायत स्तर पर भी इनकी भूमिका देखी जाती है।
कई गाँवों में जाकर एनजीओ वाले इनके साथ संवाद करते हैं अच्छे से, और किस प्रकार से लोगों का वेलफेयर, लोगों का जन कल्याण हो उसके लिए ये योजनाओं का भी निर्माण करते हैं। ये इसकी कुछ हमने भूमिका पर बातें की। एनजीओ की ये भूमिका होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस, चुनौतियां, कमियां। सबसे पहली बात तो है कि इनके पास जो होते हैं वित्त की कमी होती है। वित्त की कमी, पैसा ही नहीं होता बेचारों के पास। कई सारे एनजीओ तो वित्त के अभाव में ही बंद कर दिए जाते हैं। क्लियर गई बात। और देखा गया है कि कई बार जो एनजीओ में स्वैच्छिकतावाद का विकास नहीं है, मतलब लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आते। अगर भाई समाज का कल्याण करना है तो इच्छा के अनुसार ही आना चाहिए। देखा जाता होगा कि इसमें यूथ लोगों की भी ज्यादा संख्या होती है, जबकि यूथ लोगों तो स्वैच्छिकता से आते नहीं है, उनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें स्वैच्छिकतावाद का विकास नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन है। लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से ही इसमें अपना आते हैं। और इसमें प्रशिक्षित लोगों की कमी होती है। एजुकेटेड लोग इसमें कम होते हैं, प्रशिक्षित लोगों की कमी होती है। प्रशिक्षित लोगों की इसमें क्या होती है, कमी होती है। क्लियर है बात। और तो और ये क्या करते हैं, विदेश कहा जाता है, कई आलोचक कहते हैं कि ये विदेशों से अवैध रूप से, इलीगल रूप से वित्त लेते हैं। अवैध रूप से वित्त लेते हैं, पैसे लेने का ये कार्य करते हैं। और फिर जो विदेशों से इन्होंने वित्त लिया है, जो भी कोई विदेशों से इन्होंने पैसा लिया है, तो फिर उससे ही क्या करते हैं, जो भी सरकार विकासात्मक प्रोजेक्ट चला रही है, जो भी कोई सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, उसका ये विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यदि बात क्लियर हुई। और तीसरी बड़ी इनकी बात समझ जाए कि जन जागरूकता की कमी है, इनके प्रति लोगों को जागरूक ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज एनजीओ, क्या होते हैं एनजीओ। क्लियर हुई बात। और कहा गया है कि इसमें भी, इनमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है इसमें, और स्वैच्छिकतावाद का विकास नहीं है। लोग अपनी इच्छा से आते ही नहीं है, कुछ ना कुछ उद्देश्य से ही आते हैं। स्वैच्छिकतावाद का विकास नहीं है। क्लियर है बात। और क्या क्या कमियां हो सकती है, आप अपनी तरफ से कुछ सोचना और बताना, कमेंट में लिखना क्या क्या कमियां हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ क्रिटिसाइजर, कुछ आलोचक इस पर आलोचना करते हैं। कौन कौन सी आलोचना करते हैं देखते हैं। आलोचकों का क्या क्या तर्क है। कई आलोचक कहते हैं कि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस है। इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करते हैं ये। कैसे, मैं बताता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती देते हैं। अब कोई एनजीओ है, सपोज करो भारत में कई सारे एनजीओ काम करते हैं, और मोदी गवर्नमेंट ने कर तो कई सारे एनजीओ को बैन भी किया है। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भी बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं, जो एनजीओ होते हैं, ये विदेश में लोग हैं, जो फॉरेन में जो लोग हैं, उनको ये उनका प्रवेश कराते हैं ये। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आतंकी घटनाएं, अगर हम इस जम्मू एंड कश्मीर में देखें तो बहुत सारे आतंकवादी जो आते हैं, इन्हीं की देन होते हैं। ये उनको प्रवेश कराते हैं, वे उनको प्रसाव देते हैं, अच्छे अच्छे हथियार भी उपलब्ध कराते हैं ये। इनके बदले इनको क्या मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। क्या मिलता है, पैसा। इस पर भी आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने आकर बहुत सारे एनजीओ को बैन भी किया, क्योंकि ये इट इज अ थ्रेट ऑफ और इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चुनौती पैदा करते हैं। क्लियर है बात। इस प्रकार
आरोप भी लगाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि इसमें करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इसमें क्या है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है बहुत सारा, और पारदर्शिता का अभाव है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है लोगों में, पारदर्शिता का अभाव। क्लियर कोई बात? ट्रांसपेरेंसी का इस पर अभाव है, करप्शन से लिप्त है, इंटरनल सिक्योरिटीज को भी ये चैलेंजेस करते हैं, ठीक है। और तो और कहा जाता है कि ये लोगों का मतलब कि लोगों को सरकार के विरुद्ध भी भड़का, सरकार के विरुद्ध उनके प्रोजेक्ट का विरोध करती है। जैसे गवर्नमेंट कोई विकासात्मक कार्य लाई है, उसके लिए भी ये लोगों को विरोध करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। क्लियर हुई बात? सो ये हमने कुछ चैलेंज एनजीओ के बारे में बात किया, एनजीओ क्या होते हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार से कौन कौन सी भूमिका में संपादन करते हैं, और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों के विषय में भी हमने पढ़ लिया। तो अब क्वेश्चन ये चला कि क्या एनजीओ को रेगुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बताओ मित्रों, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके भी हम कुछ तर्क देख लेते हैं, क्या वास्तव में एनजीओ को रेगुलेट करना चाहिए। इनका रेगुलेट करना चाहिए और इनको रेगुलेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं रेगुलेट करना चाहिए, उनका क्या तर्क है। ये कह रहे कि भाई एनजीओ में क्या करप्शन ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ही कम है, तो इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, रेगुलेट इनको करना चाहिए। और तो और इनको विदेश से, फॉरेन से इलीगल इलीगल वित्त की प्राप्ति हो रही है। इनको कहाँ से फंड आता है, कहाँ से नहीं आता है, इस बात की हमें जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए इनको रेगुलेट करना आवश्यक है, जिससे करप्शन में कमी आए और ये फॉरेन से आने वाला जितने भी इनको वित्त की उपलब्धता होती है, उनकी प्राप्ति लगे, उनकी प्राप्ति हो। क्लियर हुई बात? और तो और उनका क्या तर्क है कि ये टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, इनको भी बढ़ावा देने का ये कार्य करते हैं। इनकी वजह से देश में इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का चैलेंजेस भी होता है, सो इसीलिए इनको रेगुलेट करना जरूरी है। अब जो लोग इनके पक्ष में है कि इनको नहीं रेगुलेट नहीं करना चाहिए, अगर इनको रेगुलेशन हो जाता है तो एनजीओ प्लस गवर्नमेंट हो जाएगा, मतलब कि एनजीओ का एक प्रकार से राजनीतिकीकरण हो जाएगा। एनजीओ सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगी, तो फिर इस प्रकार से गलत चीजों का खंडन नहीं किया जाएगा, जो भी कुछ गलत पॉलिसी लाई है उनका सही प्रकार से विरोध नहीं जताया जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो गए, एनजीओ गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिटिलाइजेशन हो गया, इसलिए इनको रेगुलेट नहीं करना चाहिए। और फिर सब सही प्रकार से ये क्या करेंगे, वेलफेयर, जन कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। क्लियर की बात? इस प्रकार से ये डिबेट चल रही है। तो अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टैंड किया है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं और तत्पश्चात अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। शायद वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन हमने कंप्लीटली बातें की है। FCRA एक्ट 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब इसको समाप्त करके इसको अमेंडमेंट किया था 2020 में। क्या किया था अभी बताएंगे। एफसीआरए के तहत, इसके तहत क्या होता था, ये सपोज करो कोई एनजीओ है, क्या ये एनजीओ है, इनको वित्त की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई,
वित्त, सपोज कर लेता हूँ मैं 1 करोड़ रुपए इनको वित्त मिला है। अब ये एनजीओ क्या करते थे, कुछ छोटे छोटे जो एनजीओ होते थे उनको ये क्या दे देते थे, पैसे उपलब्ध करा देते थे इनको। जैसे कि 5 लाख इसको करा दिया, 5 लाख इसे करा दिया और 5 लाख इसको करा दिया। क्लियर हुई बात। काम अब ये करेंगे लेकिन उसका क्रेडिट इस वाले एनजीओ को जाएगा। और इनके पास 1 करोड़ रुपए की वित्त मिला है तो ये सरकार को क्या दिखाते थे कि देखो भाई, इतना तो हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च किया है, इतने हमने पैसे एनजीओ को दिए। लेकिन ये देते 5-5 लाख रुपए थे, लेकिन बताते थे कि हमने 20 लाख यहाँ पर दिया है, 40 लाख इनको दिया है, इतना इनको दिया है, एक्सेट्रा। कम रकम देते थे लेकिन सरकार को ज्यादा से ज्यादा बताते ताकि ज्यादा से ज्यादा ये पैसे को वहां से कंज्यूम कर पाए। इससे सरकार को लगा कि बहुत सारा करप्शन हो रहा था, क्योंकि जो ये एनजीओ थे ये बहुत बड़े पैमाने पर विदेश से अवैध रूप से पैसा प्राप्त कर रहे थे, इलीगली रूप से पैसा प्राप्त कर रहे थे अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फिर इसको अमेंड किया गया था। फिर इसको क्या किया गया था, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब किया गया था, संशोधन किया गया था 2020 में। इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए थे। क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, पहला तो ये कि भाई जो कोई एक एनजीओ होएगा दूसरे एनजीओ को, कोई अदर एनजीओ को किसी प्रकार का पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा। और कहा गया कि जो एनजीओ होंगे वे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स पर सिर्फ अपने वित्त का 20% ही खर्च कर पाएंगे। क्लियर हुई बात। और ये कहा गया कि एनजीओ को जितनी भी जो धनराशि मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो दिल्ली से एसबीआई की ब्रांच से ले जाया जाएगा। दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है, वहां से इनको वित्त की उपलब्धता मिलेगी। इस प्रकार का कुछ प्रोविजंस किया गया था, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर एनजीओ ने विरोध किया है। एनजीओ का कहना क्या है कि अपने हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 20% करेंगे तो इससे हमारा विस्तार नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, एक्सपेंडिचर में विस्तार में कमी आएगी। और दिल्ली की हम एसबीआई के ब्रांच से पैसे ले जाए तो हमारे आने जाने की जो लागत होगी वो ज्यादा होगी, आने जाने की लागत ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात। इस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं। और अभी तो यही जारी है। सो आज की इस वीडियो में हमने एनजीओ के बारे में बात किया। कैसा लगा दोस्तों, टॉपिक अच्छा था, हमने डिटेल से बातें की, कई चीजों को कनेक्ट कर कर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रेशर ग्रुप के साथ। बस एक सिविल सोसाइटी बचेगा, प्रेशर ग्रुप। मैंने कहा था कि इन 3 सिविल सोसाइटी पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप पर हम वीडियो बना चुके हैं, एनजीओ पर आज हमने चर्चा की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर ग्रुप के विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके उपरांत हम कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इससे रिलेटेड चीजों पर बात करेंगे। क्लियर हुई बात। और हम बायोलॉजी से साइंस में पे भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जागरूकता फैलाते रहिए।